हाँ जी, क्या हाल चाल है? मज़ा आ गया। 2 दिन रिकॉर्डेड है। जिसे नहीं देखे जाके देखाओ। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है ये वीडियोस। ठीक है, मेरे पास रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि रिव्यूज़ नहीं आ रहे, बहुत रिव्यूज़ भी आए हैं। ओके, तो लेट्स सी वेयर इट गोज़, हाउ इट गोज़। आओ देखो, अब ऐसे इसके अंदर आज के दिन हम करने वाले हैं 5 ऐसे। कौन कौन से? ऐसे 300, 600, 610, 620 एंड 540। अब 300 किसका है? प्लानिंग का। 600 किसका है? यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। 610 किसका है? यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। 620 ऑडिटर एक्सपर्ट एंड 540 इज एस्टिमेट्स। ठीक है, तो ये 5 ऐसे आज का हमारा टारगेट है। इसको हम खत्म करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज क्वेश्चंस। ओके, आओ। सबसे पहले आता है एस ए 300। अब भाई एस ए 300 कहता क्या है? देख यार, अब मेरी बात सुन भाई। तूने क्वालिटी कंट्रोल भी लगा लिए, तूने अपने ऑब्जेक्टिव भी समझ लिया, अब तेरे पास ऑडिट आ गया, तूने ई एल वी एल साइन कर दिए, अब तेरे पास ऑडिट आ गया। अब क्या करेगा? प्लानिंग। किसकी? ऑडिट की। तो देख भाई, in order to achieve overall objectives of audit, the auditor shall use objectives stated in relevant essays in planning and performing the audit। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव और जो प्लानिंग और परफॉर्म करेगा किसके बेस पे करेगा? रिलेवेंट एसेस के बेसिस पे करेगा। ये तो समझ आता है सबको? ठीक है, अब भाई प्लानिंग का एडवांटेज क्या होता है? अब देखो, तुम्हें लेके चलता हूं मैं क्लास 12th बिजनेस बिजनेस स्टडीज। प्लानिंग का एडवांटेज क्या था? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, कि कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग दोबारा करनी पड़ती है, राइट? मतलब वो चीज़ें हैं। तो अब वैसे ही है इसमें भी, इजीली इजीली निपटा देंगे इसको भी। आओ, एडवांटेजेस क्या है भाई? सबसे पहला होता है अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। तुम्हें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, उन पर अटेंशन देनी है। तुम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो प्लानिंग करते वक्त। ठीक है, दूसरा, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स तुम्हें दिखती हैं तो उनका टाइमली रेजोल्यूशन करते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो चल रही होती है, भाई आने वाले टाइम में ये दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो तुम उसके साथ टाइमली रेजोल्यूशन साथ साथ कॉन्करेंटली करते रहते हो। देन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। देन अब देखो, मुझे पता है काम किस तरह का है, क्योंकि मैंने उसको समझा, प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी पता है इसमें किस तरह के बंदे लगेंगे। टीम में 100 लोग हैं, तो लूंगा तो मैं गिने चुने 10 लोग। ठीक है, तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। देन डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। उनको डायरेक्ट भी करना पड़े, भाई इसी रूट चलना है, ये स्कोप है हमारा। और इजी कोऑर्डिनेशन रहता है इन वर्क डन बाय ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट्स। ठीक है, अब भाई प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब प्लानिंग को डिस्क्रीट फेज नहीं है कि हाँ एक बार कर दिया क्लोज हो गया, नहीं, बट एक कंटिन्यूअर और इटरेटिव प्रोसेस है। बताता हूँ क्यों। कोई भी चीज़ तुमने करी, ऑडिट कर रहे हो, कुछ उसमें लफड़ा फंस गया, तुमने जो प्लान कर रखे थे प्रोसेसेस, तो तुम्हें क्या होगा कि अब भाई कुछ नई चीज़ समझ आ गई, नई चीज़ मिल गई वहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब तुम दोबारा से प्लानिंग करोगे उस, या फिर उस प्लान को रिवाइज करोगे। ठीक है ना, कि यार हाँ यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अब हमको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है तुम्हें नया बंदा भी डालना पड़ जाए, कोई नया टेंजेंट मिल गया अगर ऑडिट में, तो कोई एक्सपर्ट लगाना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो प्लानिंग प्लानिंग में करना क्या कंसीडर होता है भाई? तुम्हें प्लानिंग में कंसीडर करना होता है टू कंसीडर सच मैटर्स। प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसीडर सच मैटर्स। क्या क्या? जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स तुमने लगाए, दूसरा अंडरस्टैंडिंग तुमने ली, मटेरियलिटी तुमने डिटरमाइन करी, वो एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ओके, ऑब्वियस बात है, जब तक तुम वो करोगे तब तक तुम्हें पता कैसे लगेगा? तो पहले रिस्क असेस वगैरह करना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कहाँ का रिस्क है, क्या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उन सब का टाइमली रिजॉल्व भी करना है उनको, तक क्योंकि बिकॉज एंगेजमेंट एट द क्लोज करना है। ठीक है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग कैसे किस किस पे डिपेंड करती है? देख भाई, सबसे पहले होता है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटी। मतलब जिसका तू ऑडिट करने जा रहा है। अब भाई मान लो वो कंपनी ही 500 करोड़ की है। ठीक है, तो ठीक है, साइज मिड साइज है, हो जाएगा। अब एक कंपनी आती है 5,000 करोड़ की, तुम उसका ऑडिट कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा मिलेगी मिलेगी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ होगा उसमें, तो राइट, देर हाई चांसेस ना। तो तुम्हें उस बेसिस पे तुम्हारी प्लानिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। ओके गाइज, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस
और जो तुम्हारी एक्सपर्टीज़ है उस एरिया में, तो ऑब्वियसली बात है उसका भी तुम प्लानिंग में कंसिडर करोगे। और चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंज आया तो तुम उस हिसाब से देखोगे, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप स्लैश एंगेजमेंट। अब तुम बोलोगे यार ये हर जगह टपक जाता है, वहां भी आ गया था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस SQC1 में, ऐसे 220 में भी था, अब यहाँ भी सेम। सेम नहीं है, फर्क है। देखो, ऑडिटर शैल अंडरटेक फॉलोइंग एक्टिविटी एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, वहां से लिंक जरूर है। आओ, परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एस 220 जो कहता है, एस 220 के रेफरेंस आ गई तो एस 220 वाली पूरी बात आ जाएगी। क्या? इंटीग्रिटी देख भाई, एंगेजमेंट टीम तेरी कंपिटेंट है नहीं है, सामने वाले गिरवान में झाँक, अपने गिरवान में झाँक, राइट? रिमेंबर, ऐसे याद कराया था तुम लोगों को। जिसने, मैं बता रहा हूँ, जिसने एपिसोड 1 नहीं देखा है जाके देख लो, लिंकिंग बैठेगी। ऐसे बीच बीच में कूद के आओगे एसएस, रेलेवेंट एसएस के लिए, तो वो फ्लो नहीं बैठेगा भाई। वो सीरीज इस तरह चलाने का एक पर्पस है, एक फ्लो बैठाया है, राइट? तो उस हिसाब से देखो। देन इवेल्युएट कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एज पर ऐसे 220, वो भी बिल्कुल है। और अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एज पर ऐसे 210। ओके गाइस, अब तुम बोलोगे भाई ये प्लानिंग वाले ऐसे में क्या कर रहा है? भाई देखो मेरी बात सुनो, हम ना यहाँ पे ना, जो मेरा अप्रोच है, अप्रोच मेरा स्टडी मैट वाला अप्रोच चल रहा है। तुम स्टडी मैट का तुम्हारा मतलब स्टेप बाय स्टेप तुम्हें मैच होता दिखेगा सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे था, दैट्स वाई वी हैव पुट इट हेयर एज वेल, ताकि तुम एक बार देख लो, तुम्हें एक ना बंदे को कंफर्ट आ जाता है कि यार हाँ मेरा स्टडी मैट कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो? तो जस्ट फॉर दैट पर्पस। आओ, अब भाई कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान के कंटेंट क्या क्या होते हैं तो देखते हैं भाई, आओ। सॉरी। तो कंटेंट ऑडिट प्लान क्या होगा भाई? देखो सीधी बात है, जो तुमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान कर रखे हैं उनका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड देखना पड़ेगा, जो कि तूने डिटरमाइन करे कैसे, ऐसे 315 के हिसाब से। फिर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट एजर्शन लेवल, तो तूने एजर्शन लेवल डिटरमाइन करे एज पर ऐसे 330 रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क। फिर अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट सो दैट एंगेजमेंट कंप्लाइज विद एसेस। इसके बाद आता है देखो चेंजेस टू प्लान डिसीजंस। अब तुमने कुछ प्लानिंग को डिसीजन लिए थे, उनमें चेंजेस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे कैसे? कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, या फिर कंडीशन चेंज हो गई, या फिर जो ऑडिट एविडेंस तुम्हें मिले, ठीक है, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी, जो तुम्हें एविडेंसेस मिल रहे हैं वो अलाइन नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हें समझ आ रहा है भाई एक नया एंगल घूम रहा है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। फर्दर ऑडिटर वुड आल्सो हैव टू मॉडिफाई फैक्ट, ऑब्वियस बात है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उसको मॉडिफाई करने ही पड़ेंगे बेस्ड ऑन रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क, ठीक है। इसके बाद आता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। आओ गाइस, नोट्स सही लग रहे हैं? नोट्स समझ आ रहे हैं? मतलब लग रहा है पिक्टोग्राफी लग रही है प्रॉपर, बढ़िया। भाई बहुत मेहनत लगी इन नोट्स को बनाने में। इट ऑलमोस्ट टुक मी 6 months। यस, मैंने पूरी बुक बनाई है अपनी। इट ऑलमोस्ट टुक मी 6 months टू जस्ट मेक इट लाइक कि ना ज़्यादा टेक्स्टी लगे, समझ रहे हो, तो ईजिली समझ भी आए, लिंकिंग बैठे। तो वो 6 महीने का ये प्रोसेस था, उसके बेस पे बनी है बुक। तो बस तुमसे कुछ नहीं है, बस इसको प्लीज़ शेयर करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों से करवाओ, उनका भी भला हो और थोड़ा मेरा भी भला हो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ भाई कुछ चल रहा है, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ अपने ऑनेस्ट ओपिनियन प्लीज़ बता के दे के जाना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड सून वी विल बी स्टार्टिंग अ टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, ओके। आओ, नो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। व्हाट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी? देखो भाई, अब ऑडिटर एस्टैब्लिश करेगा एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, जो कि सेट करेगी क्या स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ठीक है। नाउ फैक्टर्स, अब फैक्टर्स क्या होंगे वाइल एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी? अब देखो मेरी बात समझना भाई, यहाँ पे तुम ये समझो दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, इसका मतलब क्या? प्लानिंग से पहले स्ट्रेटजी बनेगी, ठीक है। नाउ फैक्टर्स वाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, तो क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट तुम्हें डिटरमाइन करने हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। तीसरा, टीम के एफर्ट कितने लगेंगे। भाई देख सीधी सी बातें बताता हूँ मैं, टीम के एफर्ट कितने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा? कंसीडरिंग रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जो तूने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करी वो, और नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब तू ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएगा तो सीधी सी बात है ना, तेरा क्या जाना, तेरे रिसोर्सेज लगने हैं तो उनका एफर्ट भी देखेगा और उनका
एक्सटेंट, नेचर, टाइम सब दिखेगा, ठीक है। सामने वाले से क्या होगा भाई, जो सामने वाले का कैसा ऑडिट कैसा आया है उसका देखना पड़ेगा। दूसरा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और लास्ट जो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करके बैठा है उसको भी कंसीडर कर ले भाई, इससे पहले वही करके बैठा होगा तू। फिर बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, भाई बेनिफिट्स क्या होते हैं ओवरऑल स्ट्रेटजी के। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, सीधी सी बात है, अभी हम पढ़ के प्लानिंग में भी देख के यहाँ प्लानिंग करते तो ऐसे ऐसे होता है, तो मतलब मिलते जुलते ऑब्वियस बात, तुम एक प्रोएक्टिव अप्रोच से चल रहे हो। ये नहीं कि जब होगा चालू होगा तब देखेंगे, नहीं, प्रोएक्टिव अप्रोच चल रहा है तो सीधी सी बात है तुम्हें हर चीज़ में एक एज मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, दूसरा एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा टाइमिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड चौथा मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये सब के सब पूरा और स्ट्रेटजी तुम्हारा रिसोर्सेज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। क्या? एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव, क्वालिटी हो गई, फिर उनको कहाँ डिप्लॉय करेगा, एलोकेशन, फिर उनकी कब कब डिप्लॉय करेगा, फिर उनको मैनेज कैसे करेगा। ओके, नाउ कंसिडरेशंस इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। अब तुझे क्या क्या कंसिडरेशंस दिखेगा, मतलब क्या क्या तुझे दिमाग में रखना है जब तू ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बना रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसकी इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, तीसरा एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज इंक्लूडिंग नंबर ऑफ लोकेशंस ऑफ कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड, चौथा नेचर ऑफ कंट्रोल रिलेशंस बिटवीन अ पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट दैट डिटरमाइन हाउ ग्रुप इज टू बी कंसोलिडेटेड, extends to which components are audited by other auditors, effect of IT on audit procedures, ठीक है, availability of client personnel and data, entities use of service organization, and last expected use of audit evidence obtained in previous audits। देखो भाई, देख सीधी सी बात है, एंगेजमेंट की तुझे कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, तो भाई कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, तो उसमें क्या तू इस तरह सोच, कोई भी एक ऑडिट आया है, ठीक है, अब उसकी तुझे देखने की यार ये एंगेजमेंट है कैसा, तो उसमें क्या क्या होंगे, क्या क्या फैक्टर्स देख सकता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखेगा कि भाई यूएस गैप है, इंडिया से क्या है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिस इंडस्ट्री का वो क्लाइंट है, वो इंडस्ट्री की स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है। फिर अब देख मैं बताता हूँ, उसी ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द घूमते हैं पहले, ठीक है। फिर उसका पेरेंट और कॉम्पोनेंट साथ कंट्रोल रिलेशन कैसा है। तीसरा, कॉम्पोनेंट्स वाली बात आ जाती है, कॉम्पोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स, ठीक है। फिर अब देख तूने ये चार बात कर दी कि एफआरएफ, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, रिलेशन कैसा है पेरेंट कंपनी और कंपोनेंट्स के साथ, फिर एक्सटेंड टू विच कंपोनेंट्स आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स, ठीक है। अब तूने ये चार बात कर दी क्लाइंट की, पांचवी बात किसकी आएगी, पांचवी बात आएगी तेरी पे एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज, तेरे पे कितना दब्बा करना है, तुझे कितना काम करना है वो तो देखेगा। फिर अब देख, अब ये हो गया, अब भाई तू देखेगा भाई मेरे को काम करना है, उसमें आईटी का रोल कितना है, ठीक है, और क्लाइंट पर्सोनल डेटा की अवेलेबिलिटी क्या है, पता लगे क्लाइंट के पर्सोनल अवेलेबल नहीं है, वो कह रही जी हम तो अगले महीने अवेलेबल है, तो ऐसे तैसे करा लेगा फिर अपनी, तो स्ट्रेटजी उस साइड बनानी पड़ेगी ना अपनी, ताकि टाइमिंग वाइमिंग देखेगा कि हाँ भाई पता लगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें आईटी का ऑडिट करना है, ठीक है, अभी तेरा आईटी ऑडिट वाला एक्सपर्ट है, वो तो अवेलेबल है, लेकिन जो वहाँ क्लाइंट वाला बंदा है वो एक महीने के लिए वेकेशन पे गया हुआ है, तो उसको एक महीना यहाँ इस क्लाइंट पे डिप्लॉय करके तो अपनी कॉस्टिंग भी बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे बेटर होगा उसको एक महीना दूसरे क्लाइंट दूसरी जगह यूज़ कर, जब वो बंदा आ जाएगा, जब उसका काम स्टार्ट होगा तो उसको डाल दे वहाँ पे। फिर एंटिटीज का यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, वो ऊपर पढ़ भी लिया पिछली वीडियो में, एंड एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स, पास्ट एक्सपीरियंस बेसिकली। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये कैसे होगा डिटरमाइन कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पर पढ़ा ना हमने कि भाई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये रहा, तो ये क्या है, ये कैसे कैसे डिटरमाइन होता है, देखो भाई। अब एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का, भाई उनको फोर्टनाइटली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, कैसे चाहिए, एक स्टीयरिंग कमेटी अपडेट होता है वो कैसे चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑडिट वर्क, भाई ऑडिट ये इतना काम है देख लो। फिर डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइम एंड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी शो, उनको काम से मतलब, उनको तो रिपोर्ट से मतलब है भाई, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे कि भाई टाइप किस तरह की रिपोर्ट देंगे, कितनी रिपोर्ट्स देंगे, टाइमिंग्स, मतलब कि हम पार्ट्स में देने वाले हैं, पार्ट्स में डिलीवर करके फाइनल में लास्ट में कंसोलिडेट करके देंगे, या कैसे करेंगे, पीडीएफ में देंगे, वर्ड में देंगे, पीपीटी बना के देंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा, वो सब चीज़ें, ठीक है। फिर डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑन स्टेटस ऑफ, अरे यार ये क्या है, ऑन स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, ठीक है। अब देख मैं बताता हूँ,
अब यहाँ तूने वो तो कर लिया, ये काम तो कर लिया। सॉरी ये रिपीटेड पॉइंट है, सॉरी 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 इसलिए काटा हुआ है। ठीक है, फिर ऑडिटर ऑफ कॉम्प, अब देख सुन, ये तेरे काम हो गए मैनेजमेंट के साथ के। ठीक है, एंटिटी ने अपना टाइम टेबल बता दिया, अभी मीटिंग चल रही है, एंटिटी ने अपना टाइम टेबल बता दिया, तो उन्हें जो है मीटिंग विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑडिट वर्क तूने कर ली। फिर डिस्कशन विद रिगार्डिंग कि हाँ भाई ये रिपोर्ट होगी और जो है स्टेटस ऑडिट वर्क ऐसे से रहेगा, या ऐसे स्टेटस हम देते रहेंगे, स्टेटस चलता रहेगा, काम खत्म। फिर कम्युनिकेशन विद ऑडिटर ऑफ कॉम्पोनेंट रिगार्डिंग टाइप्स एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। फिर उसके बाद नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशंस अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेदर देयर आर एनी अदर expected communication with third parties, including any statutory or contractual reporting responsibilities arising from audit। ठीक है भाई। फिर एक तुमने पढ़ी थी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी नॉलेज गेन ऑन अदर एंगेजमेंट्स। अब ये कॉम्पोनेंट नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ भाई, जो मटेरियल जो तूने डिटरमाइन कर रखी मटेरियलिटी, उसको उसको कंसिडर करेंगे उसमें हम। फिर प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया वेयर देयर में भी हायर रोमम, हायर रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट। फिर जो उसको आप तूने अब देख असेस कर तो उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा ना भाई, उसका इम्पैक्ट कितना है। ओके, फिर मैनर इन विच एंगेजमेंट टीम मेंबर्स नीड टू मेंटेन एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उसका काम खत्म, तेरा काम शुरू। फिर अब तो देखेगा भाई प्रीवियस ऑडिट का क्या रिजल्ट था। फिर एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट कमिटी टू डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साउंड इंटरनल कंट्रोल्स। उसके बाद क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस विच में डिटरमाइन रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर वॉल्यूम देखो, कई बार क्या होता है ना, वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो पता लगता है कि यार हाँ नहीं, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम रहेगा। ठीक है, मतलब रिव्यू करते वाला बंदा भी कितना करेगा, तो वहाँ पे हमें एक एज मिल जाता है कि यार ये हम चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सिस्टम कंट्रोल नहीं है और मैनुअल कंट्रोल है, तो देर आर हाई चांसेस कि वो मतलब कि अगर वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है ना, तो एक हर कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग और वहाँ पे बंदे इन्होंने ज़्यादा डिप्लॉय कर रखे, तो वहाँ पे नेग्लिजेंस होने का चांसेस हैं। तो देर माइट भी हाई चांसेस कि आपको पॉइंट्स मिल जाए वहाँ पे। इंपॉर्टेंस अटैच टू इंटरनल कंट्रोल, उस इंटरनल कंट्रोल की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एंड देन सिग्निफिकेंट बिजनेस डेवलपमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी। ठीक है भाई। फिर नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो भाई सीधी सी बात है यार, ये तो बहुत ईजी है। सिलेक्शन करना, असाइनमेंट करना और एंगेजमेंट बिल्डिंग करना, इस पे इतना टाइम नहीं लगाते। अब देख भाई तुझे क्या करना है, अब तूने ये सब कर लिया, ठीक है, स्ट्रैटेजी बना ली, प्लान बना लिया, सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो डॉक्यूमेंट तो करेगा। तो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, वो ओवरऑल स्ट्रैटेजी करेगा, ऑडिट प्लान करेगा, कोई चेंजेस है तो वो डालेगा। अब इनकी डॉक्यूमेंटेशन में दीज मैटर असिस्ट ऑडिटर्स एज अंडर, कैसे कैसे असिस्ट करता है। अभी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, पर करनी क्यों है, क्योंकि ये असिस्ट करेगा ऑडिटर। कैसे, रिकॉर्डिंग ऑफ की डिसीजन, रिकॉर्ड ऑफ नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रैप, और रिकॉर्ड ऑफ रीजन फॉर चेंज इन स्ट्रेटजी एंड प्लान, तो वो रिकॉर्ड है प्रॉपर। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या है, तुम्हारा नहीं इनका, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का और ऑडिट प्लान का। ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान बोथ आर इंटर रिलेटेड। पहली बात तो ये इंटर रिलेटेड है, चेंज इन वन वुड लीड टू चेंज इन अदर। ठीक है, लेकिन स्टिल फिर भी फर्क तो होगा। हाँ भाई फर्क है। ऑडिट स्ट्रेटजी पहले प्लान से पहले बनती है, समझ लिया हमने ऊपर ही। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटजी, बिकॉज ऑडिट स्ट्रेटजी में तू सिर्फ रिसोर्सेज के इर्द गिर्द घूम रहा है, प्लान में तुझे सब कुछ कवर करना है भाई, देखना है, रिस्क असेस करेगा, ये सब करेगा। ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटजी प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग ऑडिट प्लान, गाइडलाइंस जरूर मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। देन स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड देयर बाय वर्क्स एज बेसिस फॉर डेवलपिंग ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या होता है, तुम्हें स्कोप और कंडक्ट मिल जाता है ऑडिट प्रोसीजर का, तो तुम वर्क एज बेसिस फॉर ऑडिट प्लान। देन ऑडिट प्लान इंक्लूड नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोजेक्ट सो एज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है गाइस, इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता हमारा ऑडिट प्रोग्राम का, और फिर सॉरी एक ऑडिट एग्जीक्यूशन। इसके बाद हमारा ये ऐसे भी निपट जाएगा। गिव मी अ मिनट, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। आयो, अब ऑडिट प्रोग्राम क्या है, तो देखो भाई सीधी सी बात है। ऑडिट प्रोग्राम देखो, तुमने स्ट्रैटेजी बना ली, प्लान बना लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, अब आ जाओ ऑडिट प्रोग्राम पे। ये बेसिकली वो होता है कि भाई किस टीम मेंबर को कितना कितना काम एलोकेट करना है, उसके लिए बनता है। ऑडिट प्रोग्राम इज कॉमनली प्रिपेयर्ड to allocate work to team members, which may include list of audit procedures and instructions to be followed by a member.
ओके, ना फॉर्मुलेटिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। अब मुझे ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट करना है, तो मैं क्या क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट मैटर विच नीड टू बी कंसिडर इन दिस रिगार्ड फॉर नेचर ऑफ बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड। ठीक है, ओवरऑल प्लान। ठीक है ना भाई, अब देख, जब तो जो जो डॉक्यूमेंट बना चुका है वो तो रखेगा ही रखेगा, तो ओवरऑल ओवरऑल प्लान देखेगा, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है उसका वो देखेगा, इंटरनल। अब तू देख, उनको काम एलोकेट कर रहा है, काम एलोकेट करना है, तुझे जो है उनके कंट्रोल्स वगैरह देखने पड़ेंगे कि भाई सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसा है और अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसा है। उस हिसाब से डिप्लॉय कर पाएगा ना वर्क, कि हाँ भाई इतने इस काम को इतने दिन लगेंगे, इसको कर, ऐसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, सब कुछ करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर इंफॉर्मेशन इज रिगार्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। ठीक है गाइस। फिर अदर ड्राइंग अप ऑडिट प्रोग्राम। नाउ when auditor is appointed to audit the accounts of an entity for first time, the audit program should be developed in 3 stages stated below। क्या क्या, अब तो ऑडिट प्रोग्राम मतलब बना रहा है तो क्या क्या देगा, एक ब्रॉड आउटलाइन लेगा ऑडिट प्रोग्राम की। पहले ब्रॉड आउटलाइन बनेगी, हाँ भाई ये मोटा मोटा काम है, ठीक है। उसके बाद फिर अंदर फिर सेग्रीगेशन होती है। After the internal account which have been reviewed, the details should be filled up on a consideration of deficiencies in system of internal control। ठीक है, अब deficiency in system of internal control आ गया। उसके बाद after detailed checking procedure is over, the extent to which special procedures that are required to be applied should be determined। Example, independent verification of balances, physical inspection of finished goods। अब ये तो हो गया कि भाई तू फर्स्ट टाइम कर रहा था तो तूने उसमें देख लिया। अब सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट है तो उसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम ड्यूरिंग प्रीवियस ऑडिट। फिर इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन बिजनेस स्पेशली, क्योंकि ये वाला जो पहले बार फर्स्ट टाइम वाला काम तो पहले कर चुका होगा ना, तो तू इसमें क्या करेगा, तू चेंजेस देगा, क्या क्या चेंजेस करने हैं मेरे को, इंपॉर्टेंट चेंजेस, कुछ चेंजेस आए तो वो। और इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेड फॉर करंट ईयर। ठीक है, ऑब्वियस बात है ना, अगर कंट्रोल इस साल इवेल्युएशन हुई, कंट्रोल भाई बेकार है, इनफेक्टिव से कंट्रोल्स का भी, तो मुझे उस हिसाब से अपना प्रोसीजर भी चेंज करना पड़ेगा। अब आता है, अब भाई तो अब हो गई कागज लिपा पोती वाली बात खत्म। अब क्या होगा, ऑडिट एग्जीक्यूशन। तो ऑडिट एग्जीक्यूशन में क्या क्या स्टेज आएंगे, सिंपल से स्टेज आएंगे भाई। प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूशन की प्लानिंग होगी, रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएट होगा, टेस्ट होगा और रिपोर्ट कर देंगे, खत्म। अब एग्जीक्यूशन में क्या होगा, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट इट इज इंपॉर्टेंट टू लेड ऑन द रोड मैप फॉर ऑडिट एग्जीक्यूशन टू इंश्योर टाइमली एंड क्वालिटी ऑडिट रिजल्ट। ठीक है, रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन, भाई एक सेकेंड यार। रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन, फॉर ईच सेगमेंट ऑफ ऑडिट द ऑडिटर शुड conduct a detailed risk and control assessment, that is list the risks that must be reviewed in the segment, capture for each risk the controls that exist। While making risk and control assessment, it is necessary to bear in mind the materiality level as same is linked to audit risk। इसके बाद आता है तुम्हारा टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या, एक बार तुम्हारी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आ गई ऑफ की रिस्क और कंट्रोल की, तो ऑडिटर शुड टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। एक बार तुझे समझ आ गया तो टेस्ट भी तो करना है, पर फिर उसके बाद रिपोर्ट कर दे। किसके रिपोर्टिंग कैसे, एस ए 700, ईजी। ठीक है, इसी का तुम्हारा एस ए 300 होता है खत्म। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एस ए 600 पे। ठीक है गाइस, वेयर इज 600, अरे ये रहा कहीं नहीं गया। तो अब जो एस ए 600 है, 600 किसके ऊपर है, मेरा एस ए 600 है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर के ऊपर। ठीक है भाई, अब देखो सीधी बात तुम बताता हूँ, अब इसमें होता क्या है, अब किसी और ऑडिटर का काम कर रहे हैं हम, यहाँ पे जॉइंट ऑडिट की बात नहीं हो रही। पहले तुम्हें एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे तो हम जॉइंट ऑडिटर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, when the auditor delegates work to assistant or uses work performed by other auditors and experts, तो वो क्या करेगा, लेकिन तब भी रिस्पॉन्सिबल वो रहेगा फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो जो है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो ही कंटिन्यू टू रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो क्योंकि ओपिनियन वो दे रहा है। ठीक है, इसलिए हाउएवर ये रिलाई कर सकता है, he will be entitled to rely on work performed by others provided he exercises adequate skill and care and is not aware of any reason to believe that he should not have so relied। अब देखो तुम बताता हूँ, अब तुम्हें लिंकिंग बैटरी होगी, पहले ये इस लाइन के थ्रू बता रहा हूँ, पहले हम दो तीन ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं ऐसे पुरानी वीडियोस में,
जिसके अंदर जो है यही था कि भाई उसने उसको वो सीए जो था वो उसकी डेथ हो गई थी, फिर दूसरे पार्टनर ने चेक साइन करा, ठीक है ना, दूसरे पार्टनर ने साइन कर दिया, रिलाई करना, उस रिलाई करके उसके काम पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ही एक्सरसाइजेज एडिक्वेट स्किल एंड केयर एंड इज नॉट अवेयर ऑफ एनी रीजन टू बिलीव दैट ही शुड नॉट हैव सो रिलाइड, ठीक है। फिर इट डज नॉट डील विद इंस्टांसेस वेयर टू और मोर ऑडिटर आर अपॉइंटेड एज जॉइंट ऑडिटर। क्यों? क्योंकि मेरे भाई उसके लिए ऐसे 299 है, ठीक है। नॉर इट डज इट डील्स विद द ऑडिटर्स रिलेशनशिप विद प्रेडिसेसर ऑडिट, ठीक है। Principal auditor will not be responsible in respect of work entrusted to other auditors except in circumstances which should have aroused his suspicion about reliability of work performed by others। देखो भाई, अब देखो होता होता क्या है कि फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि चलो तुम ना ये डिविजन्स का ऑडिट तुम करो, ये डिविजन्स का ऑडिट तुम करो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑडिटर जो है मेन जो फाइनल रिपोर्ट दे रहा है वो ये दे रहा है, ठीक है। अब जो काम दूसरे ऑडिटर को सेपरेटली दे दिया गया है, मतलब कि क्लाइंट ने ही बांट दिया काम, ठीक है, कि यार ठीक है ऐसा काम तेरा, ऐसा काम तेरा, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर। अब देखो, ऑडिटर वुड कंसिडर द फॉलोइंग बिफोर एक्सेप्टिंग इज वर्क एज प्रिंसिपल ऑडिटर। अब उसको, अब वो एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर जब वर्क जो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस वो क्या क्या कंसिडर करेगा। सबसे पहले तो दिखेगा कि भाई जो पोर्शन प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उस वो मटेरियल कितना है, समझ रहे हो। मतलब तुम उससे रिपोर्ट तो ले लो, पर जिस काम पे उसने मत्था फोड़ा, अपना दिमाग लगाया, वो काम इतना मटेरियल था ही नहीं, ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑडिटर की नॉलेज कितनी है रिगार्डिंग बिजनेस कंपोनेंट्स के बारे में, बिकॉज तभी वो रिव्यू कर पाएगा ना दूसरे का काम। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, ठीक है गाइस। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स एज सेट आउट इन दिस एसे रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर रिजल्टिंग इन प्रिंसिपल ऑडिटर हैविंग सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन सच ऑडिट, ठीक है। वो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, बिल्कुल करेगा, रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑडिट जो कि किसी और ऑडिटर ने करे, ठीक है, बाय हैविंग। तो बेसिकली इससे हुआ क्या, इससे रिजल्ट ये आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑडिटर सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन था उस ऑडिट में, ठीक है, काम खत्म। अब आता है प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होंगे। राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट एंड एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कॉम्पिटेंट, ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑडिटर टू कंसिडर द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर, ओके रिपोर्ट है जी। प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑडिटर वाइल यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, तो कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेगा। एडवाइज द अदर ऑडिटर रिगार्डिंग यूज ऑफ हिज वर्क, वो उसको एडवाइस करे कि हाँ भाई मैं ऐसे से मेरे को ऐसे से यूज़ करना है तेरे काम को, मुझे ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा एक फॉर कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट, ठीक है, और थोड़ा कोऑर्डिनेशन करके चल कि भाई मेरे को रिपोर्ट ऐसे ऐसे चाहिए होगी, बिकॉज मुझे ये ऐसे चाहिए मेरे को रिपोर्ट, ठीक है। देन दूसरा, एडवाइज द अदर ऑडिटर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन एज टू कंप्लायंस विद देम, ठीक है। एडवाइस भी करे, देखो अब हुआ क्या, प्रिंसिपल ऑडिटर उसको जो कॉम्पोनेंट का ऑडिटर है उसको दो बातें बताएगा कि भाई रिगार्डिंग यूज़ ऑफ हिज वर्क एंड रिपोर्ट, कि भाई तेरे काम मतलब तेरे काम का क्या यूज़ है मेरे लिए, तो वो अपना बताएगा। दूसरी चीज़, एडवाइस करेगा किसके रिगार्डिंग, कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जिसके अगेंस्ट उसको रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी एज टू कंप्लायंस विद देम, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑडिटर रिव्यू क्या करेगा, रिटर्न समरी ऑफ अदर ऑडिटर्स प्रोसीजर। ऑब्वियसली बात है रिटर्न समरी चाहिए, बिकॉज वर्बल उसने बोल दिया ये करा ये करा ये करा, उससे कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। फिर आता है व्हेन अदर ऑडिटर इज नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑडिटर। अब अगर भाई दूसरा वाला बंदा कोई वो ही नहीं है तो उसको और प्रोसीजर्स अपने स्टिग्नेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑडिटर डॉक्यूमेंट इन इज वर्किंग पेपर द कॉम्पोनेंट हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसको बताएगा कि भाई उसने उसको एडवाइस किया कि ऐसे ऐसे मेरे को काम चाहिए, तो उसको क्या क्या वो फर्दर इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म सिंपल सी बात करेगा कि भाई ये एरियाज हैं जिनको स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए। फिर प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजेक्शन जो कि डिस्क्लोजर दैट में रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, और टाइम टेबल क्या रहेगा कंप्लीशन ऑफ ऑडिट का। तो ये उसको एडवाइस करेगा भाई ये ऐसे ऐसे काम है, इतना करना है, ऐसे मेरे को रिपोर्ट चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, क्योंकि बिकॉज वो ऑडिट कंप्लीट करना ओवरऑल, ठीक है यार। इसको आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर।
तो भाई देखो सीधी सी बात है, सफिशिएंट लाइजन होगा बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर, ऑब्वियस बात है सफिशिएंट लाइजन तो करना पड़ेगा, बिकॉज बॉस सीधी सी बात है वो प्रिंसिपल ऑडिटर है मेरा, ठीक है ना, और वो कॉम्पोनेंट ऑडिटर है, दोनों सी है भाई भाई, तो लाइजन तो करना पड़ेगा। देन द अदर ऑडिटर शुड कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल ऑडिटर। ओके, principal auditor should advise of any matters have advise the other auditor of any matters having an important bearing on other auditors work, एडवाइस भी करता रहेगा, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑडिटर मे रिक्वायर द अदर ऑडिटर टू आंसर डिटेल क्वेश्चन है, भाई ये डिटेल क्वेश्चन है, बताए इन सबके जवाब दे, अपने अपने तरीके हैं भाई, देखो सीधी सी बात कि भाई उसने काम कितना करा क्या नहीं करा, तो अपना एक क्वेश्चन दे सकता है उसको कि यार ये भर के दे रोज तूने इसमें क्या क्या करा, इनके आपके जवाब दे दे मेरे को कि हाँ मेरे को ये रिक्वायरमेंट्स इनके जवाब बता दे। फिर द ऑडिटर शुड रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चन ऑन अ टाइमली बेसिस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टाइमली बेसिस पे करना पड़ेगा। देन कम्स व्हाट रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस। तो देखो भाई प्रिंसिपल ऑडिटर टू एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर इन केस ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिटेड और वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरा ऑडिटर ने मॉडिफाई कर दी रिपोर्ट, तो अब देख सी उसने मॉडिफाई कर दी रिपोर्ट, तो वो कंसिडर करेगा कि भाई क्या इसकी वजह से मेरी जो प्रिंसिपल ऑडिटर जो मेरी रिपोर्ट है बड़ी रिपोर्ट, उस वो कितना मटेरियल है, कितना सिग्निफिकेंट है, उस पे कितना परवेसिव है, उसके बेसिस पे ही वो अपना डिसीजन लेगा कि उसका मॉडिफिकेशन मेरे रिपोर्ट को कितना हैम्पर करेगा, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मेरा SS 600 भी होता है खत्म, इसके अंदर सिर्फ इतनी ही बात है, ठीक है। हाँ जी, तो अगला एस है हमारा SS 610। SS 610 जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करना, दूसरा इंटरनल ऑडिटर से का ही यूज करना, ठीक है। मतलब देखो भाई, सबसे पहला पार्ट कहता है कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ओके। और दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस यूजिंग अंडर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। दो पार्ट है, सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट खत्म करेंगे, दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। भाई देख, सबसे पहले समझो इंटरनल ऑडिट करता क्या है, इंटरनल ऑडिट जो फंक्शंस हैं वो होते क्या क्या है। भाई देखो, वो जो है एक तो गवर्नेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड करते हैं, और इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब गवर्नेंस में क्या आता है, गवर्नेंस भाई तुम्हारा वही आता है कि एथिक्स, वैल्यूज़, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी क्या नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आता है अकाउंट एक्टिविटी रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, मतलब इंटरनल ऑडिटर्स क्या करते हैं कि उस जो उनका फंक्शन होता है ना, उसमें ये असिस्ट करते हैं एंटिटी को कि भाई कि यहाँ पे तुम्हारा फ्रॉड डिटेक्शन है, समझ रहे हो, मतलब रिस्क इवेल्युएट करते हैं बेसिकली, और उसको फिर मैनेज भी करते हैं, ठीक है। फिर एक आता है एक्टिविटी रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल, एक IFC टेस्टिंग करके होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यार वो कंट्रोल असेसमेंट, कंट्रोल इवेल्युएशन वो सब करते हैं, ठीक है। अभी आएगा डिटेल में, आगे पार्ट्स में है डिटेल में, RC में ऑल सब कुछ, ठीक है। तो भाई एक मैट्रिक्स बनता है RCM करके, दैट इज रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता यार, हम हर स्पेसिफिक एरियाज के रिस्क डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसके रिस्पेक्टिव में देखते हैं कि एंटिटी ने कंट्रोल क्या क्या लगा रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करते हैं, इन फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी भी एग्जामिनेशन होती है, सैम्पल एक प्री डिफाइंड सैम्पल होता है उसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिव्यू करना और कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब आओ, अब देखो भाई, क्या इंटरनल ऑडिटर के काम को लगाने से एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी? अरे नहीं होगी भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी रहेगी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेदर एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब भाई एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो भाई देखो, डिटरमाइन करना से पहले भाई कि काम जो है वो यूज़ कर सकता है नहीं कर सकता, अगर काम यूज़ कर सकता है तो फिर देख वो जो काम यूज़ करने वाला है वो एडिक्वेट है या नहीं है, ठीक है। और अगर तो इंटरनल ऑडिटर को यूज़ कर डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए, तो उनको चेक करना पड़ेगा, तो कि भाई उनको डायरेक्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस देगा, सुपरवाइज करेगा और रिव्यू करेगा। तो एक्सटर्नल ऑडिटर बेसिकली इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब भाई देखो भाई, मैं यूज़ कर कैसे सकता हूँ, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कैसे कैसे देखो, डिस्कशन कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन, दूसरा रीड रिपोर्ट्स, तीसरा परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। अब देख सीधे तू सा काम यूज़ कर रहा है, ओके, और तेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुझे ही चेक करना पड़ेगा ना भाई जो काम यूज़ कर रहा है एडिक्वेट है या नहीं है, ठीक है। फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोसीजर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू एक्सटर्नल ऑडिटर जजमेंट इन्वॉल्व असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
तो भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तू ही देख। फिर इवेल्युएट करेगा वेदर एक्सटर्नल ऑडिटर कंक्लूजन एंड डिटर्मिनेशन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ वर्क रिमेन एप्रोप्रिएट। ठीक है। नाउ अब इवेल्युएट करना है कि भाई वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम उसको इवेल्युएट करें। कैसे करेगा? सबसे पहला, एक्सटेंड टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसी प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। ठीक है, कि जो इंटरनल ऑडिटर जिस ऑब्जेक्टिव से आया था, जिस ऑब्जेक्टिव से पॉइंट हुआ था, और वो वर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, रेलेवेंट पॉलिसी है, प्रोसीजर है, उसका वो सिंक हो रहा है नहीं हो रहा, या हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है। दूसरा, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तीसरा, वेदर द इंटरनल फंक्शन अप्लाइज सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, मतलब उन लोगों ने ऐसा तो नहीं कर दिया, एक सिस्टमैटिक अप्रोच से काम करा नहीं करा, तो तभी तो यूज़ कर पाएगा ना, जाहिर सी बात है। एक ही बात घुमा 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 आओ। डिटरमाइन करना नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ दैट कैन बी यूज। अब देखो, सबसे पहला क्या था? इवेल्युएट करना। अब डिटरमाइन करना है किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। तो देखो भाई सीधी बात है, वो देखेगा कि भाई नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क जो परफॉर्म हुआ इंटरनल फंक्शन से। ठीक है, फिर क्या बनाएगा? वो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स बनाएगा। शैल मेक और सिग्निफिकेंट जजमेंट इन ऑडिट एंगेजमेंट एंड प्लान टू यूज लेस ऑफ फंक्शन एंड मोर ऑफ वर्क डायरेक्टली। ठीक है, फिर एक्सटर्नल शैल इवैल्यूएट एग्रीगेट यूजिंग द वर्क वुड स्टिल रिजल्ट इन एक्सटर्नल ऑडिटर बीइंग सफिशिएंटली इन्वॉल्वड इन ऑडिट। ऑब्वियस सी बात है भाई, देख सी बात है, तू किसी और काम यूज तो कर रहा है, लेकिन तेरे को ये देखना पड़ेगा कि तू तेरी सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है उस ऑडिट में। ठीक है ना, बिकॉज साइन तेरा लग रहा है यार। फिर कम्युनिकेशन टू डोस्टा विद गवर्नेंस, हाउ एक्सटर्नल ऑडिट प्लान टू यूज, ये तो करना ही पड़ेगा कम्युनिकेट, पढ़ के आए। ठीक है, इसके बाद अब आओ डायरेक्ट पर्पस, मतलब कि अब मैं उनको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो भाई एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोहिबिटेड होते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से इंटरनल ऑडिटर से। डायरेक्ट मतलब सामने जाके नहीं बोल सकते वो लोग। ठीक है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट इज रेलेवेंट फॉर प्रिंसिपल टू कंसिडर वेदर प्रोहिबिशन ऑल्सो एक्सटेंड्स टू कॉम्पोनेंट ऑडिटर। इफ सो, एड्रेस दिस इन कम्युनिकेशन टू कॉम्पोनेंट ऑफ ऑडिटर। अगर कॉम्पोनेंट ऑफ ऑडिटर रिस्पेक्टिव उसमें जो उस पर भी अगर लग रही है, तो भाई तेरे को जो है वो भी देखना पड़ेगा कि यार उसके भी तो डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता, तो इसकी एक्सटेंशन है बेसिकली प्रोहिबिशन की। प्लस नाउ यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट डिसीजन इज नॉट प्रोहिबिटेड। देखो, वो यूजिंग इंटरनल ऑडिटर यूज कर रहा है टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, वो प्रोहिबिटेड नहीं है। इवेल्युएशन मतलब इसका मतलब क्या है? देख भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो एक्सटर्नल ऑडिटर से मतलब कि ऑब्टेन डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन उनको तो यूज कर सकता है कि वो तेरे को डायरेक्ट असिस्टेंस दे। फॉर एग्जांपल देखो भाई, पहले वाले केस में काम उसने अपने हिसाब से कर रखा है, तो मतलब पहले वाले केस जो फर्स्ट लाइन है इसकी, उसमें वो काम अपने हिसाब से कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और तू उससे जाके डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा है भाई इसमें क्या करना है, कैसे करना है। दूसरे केस में क्या है कि तू उनको यूज कर रहा है, मतलब डायरेक्शंस तेरी है, इन्वॉल्वमेंट तेरी है। ठीक है, now evaluation of existence and significance of threats to objectivity and level of competence of internal auditors। और दूसरा, evaluation of existence and significance of threats should include inquiry of internal auditors as well। in evaluating the existence and significance of threats to objectivity of an internal auditor, the following factors लगेंगे। क्या क्या? extent to which internal audit function on status and relevant policy support the objectivity of internal auditor। फिर वही घुमा दी इसने पूरी बात कि भाई स्टेटस पॉलिसी जो है सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे। दूसरा, अब देख सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंस वाला फड़ा घुसा दे, फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, फिर एसोसिएशन विद डिवीजन और डिपार्टमेंट टू विच वर्क रिलेट्स, उनसे कैसा एसोसिएशन है उनका। ओके, फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी other than remuneration on terms consistent with those applicable to other employees at a similar level of seniority। ठीक है भाई, आओ अब एक्सटर्नल ऑडिटर शेल नॉट यूज एन इंटरनल टू प्रोटेक्शन इफ। अब देख भाई सीधी सी बात है, ऊपर था अगर यूज करना है तो ये इनका ध्यान रखना है। अब वो कब कब यूज नहीं कर सकता, जो जो ऊपर बातें हैं उसके उल्टी हो रही हो। क्या क्या? कि सिग्निफिकेंट थ्रेट है भाई ऑब्जेक्टिविटी पे, या फिर लैक सफिशिएंट कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म द प्रपोज वर्क। जो इंटरनल ऑडिटर ने रखा हुआ वो लल्लू लाल है, उन्हें पता लग रहा है कि भाई वो नहीं कर पाया काम ये, तो उसने कुछ ना कुछ लोचा ही है। ठीक है, फिर डिटरमाइन करना नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइन टू इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइडिंग डायरेक्टिंग असिस्टेंस। अब डिटरमाइन करना भाई किस तरह का काम उनसे करवाना है। तो देखो भाई, अब इसमें क्या करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर, कंसीडर क्या क्या करेगा।
अमाउंट ऑफ जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, और दूसरा एविडेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। दूसरा असेस्ड रोमम और इवेल्यूशन ऑफ एक्जिस्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स। ऑब्वियस बात है, अगर थ्रेट्स या रिस्क ज़्यादा है तो वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रेदर देन डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ये अब एक्सटर्नल ऑडिटर जो यूज नहीं करेगा इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइड डायरेक्शन टू परफॉर्म प्रोसीजर्स। कौन कौन से भाई, देख सीधी सी बात है, जिसके बेसिस पे तू ऑडिट चलाने वाला है वो तो उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस उस पर तो नहीं लेगा। जैसे कि सिग्निफिकेंट जजमेंट बनानी है, या फिर क्या कहते हैं, रिलेटेड टू हायर रोमम विद जजमेंट रिक्वायर्ड इज मोर देन लिमिटेड। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जजमेंट लगने वाली है उसमें। रिलेटेड टू विच इज बॉडी टू मैनेजमेंट और दो गवर्नमेंट बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और रिलेटेड टू डिसीजन द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद एसए। ठीक है, मतलब बेसिकली तो उनसे जो दूसरे काम है, सेकेंडरी वर्क्स हैं जिसमें इतना रिस्क नहीं है, जिसमें जजमेंट्स नहीं लगनी, इट्स मोर ऑफ मैकेनिकल, मतलब कि तेरा रिपीटेटिव वर्क है तो तू उनको उनकी असिस्टेंस वहाँ ले ले। ठीक है ना। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर्स ऑन एन एंगेजमेंट इन अकॉर्डिंग विद एसए 220। ठीक है, इन डूइंग सो नेचर टाइम एंड एक्सटेंट of direction supervision shall recognize that internal auditor are not independent of entity, and review procedure shall include external auditor checking back to underlying evidence for sum of work performed by internal auditors। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मेरा 610 भी होता है खत्म। ठीक है, इसके अंदर भाई मेन चीज़ क्या आती है? मेन चीज़ एक तो ये है, दूसरी मेन चीज़ एक ये है, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो फंसती है ये फंसती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो बना ही लोगे आंसर्स में भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ें प्लीज़ इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना। और एक ये यार देखो, आईसीए को ना मोस्टली जो है पॉइंटर्स वाले ही समझ आते हैं, तो पेपर में तुम्हें वैसे ही दिखेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एस्से, व्हाट इज नेक्स्ट एस्से। और हाँ, बाकी का और डिटेल, इससे ज़्यादा और डिटेल में नहीं है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यार, देख लो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है SS620। SS620 ये कहता है भाई देख, अब तूने क्या करा, इंटरनल ऑडिटर भी हो गया, अब आ जा ऑडिटर एक्सपर्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे ऑडिटर जो है कुछ कुछ काम के लिए और एक्सपर्ट लेके आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर मैनेजमेंट वाला एक्सपर्ट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो SA 500 में कवर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो भाई, वही लिखा है कि अब लेकिन हाँ भाई, ऑडिटर तो खुद एक्सपर्टीज है इन अकाउंटिंग। ठीक है, ओके, तो इस केस में भाई तू उनको यूज़ नहीं, तू एक्सपर्ट नहीं लाएगा भाई। तू बोले भाई मैं सीए हूँ, ठीक है, मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, ओके, मुझे ऑडिट के लिए ही बंदा चाहिए, मुझे ऑडिट के लिए एक्सपर्टीज चाहिए जो कि बेसिकली रिस्पेक्टिव टू अकाउंटिंग एक्टिविटी है। अरे भाई, वो तेरा बेस है। ठीक है, तो उसके लिए एक्सपर्ट एज अ ऑडिटर एक्सपर्ट के नाम पे तो बंदा नहीं ला सकता उस पर। ठीक है, अब देख भाई, सीधी सी बात, तो यहाँ पे फंसती है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि भाई वेदर टू यूज़, वही सेम चिपका देना, और वर्क इज एडिक्वेट फॉर ऑडिटर पर्पस। भाई इंटरनल ऑडिटर जब काम यूज़ करता है वैसे सेम सेम लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइनिंग द नीड फॉर ऑडिटर एक्सपर्ट। अब भाई देखो, सीधी सी बात है, नीड कब कैसे कैसे होगी। एन ऑडिटर एक्सपर्ट मे बी नीडेड टू असिस्ट ऑडिटर इन वन और मोर ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या? ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। दूसरा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम। तीसरा, डिटरमाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ओवरऑल रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फैप, और इवेल्युएटिंग द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में असिस्टेंस के लिए बंदा चाहिए हो सकता है ना। ऑडिटर में ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर फील्ड, लेकिन कौन सी फील्ड भाई? इस फील्ड के अलावा, अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अलावा कोई भी चीज़ का फील्ड हो सकता है। क्या क्या? जैसे एक्चुअल कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका वैल्यूएशन देखना, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इशूज, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज एंड रेगुलेशंस, और एस्टिमेशन ऑयल एंड गैसेज, क्योंकि ये सब ज्ञान हमारे करिकुलम में नहीं आता। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट लगता ही लगता है ना। कंसिडरेशन व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज एन ऑडिटर एक्सपर्ट। अब क्या कंसिडरेशन लेगा भाई? वेदर मैनेजमेंट हैज यूज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहला। दूसरा, नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर इंक्लूडिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा, रोमम इन द मैटर, रिस्क कितना है, और एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाई रिस्क। ठीक है, अब भाई अगर कुछ भी कंसिडर करना है तो यही वही देखेगा ना, तू ऑडिट करने जा रहा है भाई, वो तो ऑडिट के रिलेटेड देखेगा ना कि भाई क्या मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट तो नहीं लगा रखा, तो उससे रूज कर सकता है नहीं कर सकता।
ठीक है। दूसरा फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स इंक्लूडिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा रोमम, रिस्क कितना है उसमें। और लास्ट एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाइड रिस्क। अब मैनेजमेंट ने यूज़ करा मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वेदर मैनेजमेंट हैज़ यूज्ड अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो इसके क्या होगा। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। ठीक है, मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट था उसका वर्क का नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, वेदर एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय एंटिटी और इज अ पार्टी इंगेज बाय इट टू प्रोवाइड रेलिवेंट सर्विसेज। ठीक है। फिर एक्सटेंड टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, ये तो यार ये तो हर जगह देखी, जब तुम किसी बंदे का काम करो तो उसकी कॉम्पिटेंस देखोगे, कैपेबिलिटी देखोगे, तुम अपने रेलिवेंट तुम्हारे काम से कितना रेलिवेंट है वो देखोगे। ठीक है। फिर वेदर एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑब्वियस बात है जहाँ पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई बॉडी है, तो वहाँ पे जो है ठीक है, ओके रिपोर्ट है। देन एनी कंट्रोल विद इन एंटिटी ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। अब कई बार क्या होता है ना, मैनेजमेंट कहती है हमारा एक्सपर्ट है, ये हमारे 10 साल से काम करता है हमारे साथ, लेकिन मतलब उस पर कोई एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो वो वहाँ पे जो है तुम्हारा सा लोचा फंसता है। अब अब भाई देख, सीधी सी बात है, अगला आता है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो भाई जब तू क्या करेगा उसमें, उसमें बहुत सिंपल सी बात है भाई कि नेचर ऑफ मैटर टू विच एक्सपर्ट वर्क रिलेट्स, रिस्क कितना है उसमें। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपर्ट वर्क इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। तूने उस एक्सपर्ट साथ किसी और क्लाइंट पे, अगर पहले पिछले साल भी इसी क्लाइंट पे काम किया था, तो देखो बोला भाई एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। ठीक है। वेदर एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू ऑडिटर्स फॉर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है। इसके बाद आता है इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑडिटर्स एक्सटर्नल expert. Now, while evaluating objectivity of an auditor external, it may be relevant to क्या inquire of entity about any known interest relation that entity has with auditor's external expert that may affect the expert's objectivity. दूसरा, discuss with expert. Any applicable safeguard including any professional that apply to expert and evaluate whether safeguards are adequate to reduce threat to an acceptable level. ठीक है। Now, interest and relationship that may be relevant to discuss with auditor expert include क्या क्या, financial interest, personal relationship, provision of other case, other service by assured. In some case, it may also be appropriate for auditor to obtain a written representation from auditor expert about any interest or relationship which with the entity of which that expert is aware. ठीक है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अब तुम्हें उसकी ये कहते हैं, एक तो रिलेशनशिप के बारे में इंक्वायर करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ है इंडिपेंडेंस के लिए तुम्हें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल वो सब इवेल्युएट करने पड़ेंगे। देन एग्रीमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब एग्रीमेंट कैसे होगा, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट वर्क, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहले होगा नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ओके। फिर आ जाएगा रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड एक्सपर्ट। ठीक है। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि कैसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे रहेगा, क्या नहीं करेंगे। ठीक है। द नीड फॉर एक्सपर्ट टू मीट कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स। ओके। देन इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। अब देखो, एक्सपर्ट वर्क है उसने करके दिया, उसकी एडिक्वेसी चेक कर रहा हूँ मैं कि वो एडिक्वेट काम है या नहीं है। देखो, रेलेवेंस एंड रिस्पॉन्स रीजनेबलनेस दैट ऑफ द एक्सपर्ट्स फाइंडिंग, जो वो फाइंडिंग लेके आया उसका रेलेवेंस और रीजनेबलनेस। दूसरा, अगर कोई सिग्निफिकेंट एजम्पशंस हैं तो उनके एजम्पशंस की भी रेलेवेंस देखेगा। तीसरा, जो सोर्स डेटा उसने यूज़ करा, काम कैसे करा होगा उसने, देखो वो जो काम करा उसने, उसका आउटपुट निकल गया भाई ये ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन का ओन ऑब्जर्वेशन को देख लेगा। दूसरा, ये ऑब्जर्वेशन तक पहुंचा कैसे भाई, कुछ जजमेंट्स लगी, कुछ एजम्पशंस ली, उसकी रेलेवेंस देखेगा। फिर और कैसे पहुंचा भाई, वो जो डेटा था उससे पहुंचा, तो डेटा जो सोर्स ऑफ डेटा वो रेलेवेंट है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। वेन वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट इज नॉट एडिक्वेट फॉर ऑडिटर पर्पज, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर एग्री करेगा विद एक्सपर्ट that the nature and extent of further work to be performed by that expert और परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर अप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टांसेस। ठीक है भाई, अगर अब उसका काम नहीं है तो भाई जाके देख भाई तुझे फर्दर क्या काम करना है, और वो नहीं समझ आ रहा है भाई नहीं हो सकता, तो भाई मैं खुद अपने फर्दर प्रोसीजर लगाऊंगा ताकि उस सर्कमस्टांस से हम बाहर निकल सकें। इसी के साथ 620 भी होता है हमारा समाप्त। ठीक है। फिर आता है एस ए 540, 540 520 एक साथ डाला हुआ है। ठीक है। तो पहले 540 निपटा देते हैं। भाई देख, ऑडिटिंग करना किसकी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डेटेड डिस्क्लोजर। तो इसमें क्या होगा भाई देख, सबसे पहले तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई रेलिवेंट अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोसीजर सब कुछ लगाएं वो। ठीक है। एक अनबायस अप्रोच लगाएं और डिस्क्लोजर दे।
पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वही रिस्क असेसमेंट करा परफॉर्म करेगा, परफॉर्म रैप, फिर आइडेंटिफाई रिस्क, असेस आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर रिस्पॉन्स देगा और इवेल्युएट करेगा रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. Audit reporting. Now, adequate disclosure of material matters such as क्या? Assumption method of estimate used, basis of selection estimates, any change in method of estimates as compared to prior period, और source and implication of estimation uncertainty. Simple. अगर कोई significant risk exist even after adequate disclosure, तो auditor may conclude that the disclosure of estimation uncertainty is inadequate in light of circumstances and facts involved. खत्म. ठीक है, इजी, बहुत प्लेन ऐसे, बहुत ज़्यादा प्लेन ऐसे है. देख, ये तो ओके हो गया, ये भी ओके हो गया, ये दिक्कत कर रहा होगा रिपोर्टिंग वाला. तो देख भाई, सीधी सी बात है, अब इसमें तुझे क्या क्या दिखेगा कि भाई क्या एजम्पशंस हैं जो उन्होंने एजम्पशन बनाई है, उसका बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है, कुछ चेंज इन मेथड हुआ एज कम्पेयर टू प्रायर पीरियड तो उसका क्या इम्पैक्ट है, फिर सोर्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. ठीक है, अब इसके बाद भी अगर तो लगता है भाई कुछ फिर भी कुछ एग्जिस्ट करता है सिग्निफिकेंट रिस्क, तो वो तो चेक करेगा कि भाई ऑडिटर कंक्लूड करेगा भाई डिस्क्लोजर जो है वो इनएडिक्वेट है इन लाइट ऑफ सर्कमस्टांसिस एंड फैक्ट्स इन्वॉल्व. फिर आता है एस ए 520, लास्ट एस से. फिर इसके बाद हम जा रहे हैं क्वेश्चन पे. क्या क्या? प्रायर टू ऑडिट स्टेज. ऑडिट स्टेज से पहले क्या होगा? डिटरमाइन करेगा भाई सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन assertions टेकिंग अकाउंट ऑफ assessed रोमम एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स. दूसरा, इवेल्युएट करेगा क्या? रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा है वो, ठीक है. तो एक तो प्रायर टू ऑडिट स्टेज क्या होगा, उसके बाद क्या होगा देखते हैं. फिर डेवलप करेगा एक्सपेक्टेशन कि हाँ भाई ये एक्सपेक्टेशन बन के आ रही है मेरी कि हाँ भाई यहाँ रिस्क है, यहाँ है फलाना धमाका. अब अगर कोई डिटरमाइन करे भाई कोई डिफरेंस ऑफ रिकॉर्ड हुआ फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज एज रिक्वायर्ड. ठीक है कि भाई सीधी सी बात है भाई, इतना अगर 2-4% या 1%, 2% जो भी परसेंट वो डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन रिस्क एंड ऑन अनदर फैक्टर्स कि भाई इसके मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ यहाँ पे 10,000 का लॉस होगा फॉर एग्जाम्पल और हुआ 12,000 का. ये प्रैक्टिकल मतलब वैसे दे रहा हूँ मैं. तो मेरा 20% का फॉर एग्जांपल मैंने ले रखा था कि ठीक है 20% ऊपर नीचे चलेगा. ठीक है, तो मैं उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला. ठीक है, अब अगर होता कि 10,000 का एक्सपेक्ट किया था 15,000 का हो गया तो फिर मैं उस पर आगे फर्दर करूँगा भाई 15,000 का हुआ क्यों, रीजंस क्या है. ठीक है, वो रैशनल रीजन से तो ठीक है, नहीं है तो भाई उस हिसाब से ओपिनियन बनेगा. असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन. देखो भाई, एक तो ऑडिट से पहले जब ऑडिट प्रायर टू ऑडिट स्टेज उसमें क्या कहते हैं, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प करते हैं एक एक्सपेक्टेड वैल्यू तक पहुंचने के लिए और चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए, एक ओपिनियन बनाने के लिए. मतलब बेसिकली एक अप्रोच, एक दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव सेट कि हाँ भाई यहाँ पे ज़्यादा डेविएशंस हैं एंड ऑल वो सब. दूसरा, अब कंक्लूजन बना रहा है तो असिस्ट कैसे करेगा ये देखो. असिस्ट करेगा कि भाई जो कंक्लूजन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग से. ठीक है, जो उसने कंक्लूजन बनाया वैसे जो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग थी वो कंसिस्टेंट है या नहीं है. दूसरा, असिस्ट ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन. ठीक है. तीसरा, रिजल्ट ऑफ सच एनालिटिकल विजन में आइडेंटिफाई प्रीवियसली unrecognized risk of material misstatement. In such case, SA 350 will be required to revise auditor assessment of ROMM and further plan audit procedure accordingly. ठीक है. नाउ इन्वेस्टिगेट करना रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. अब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लक्चुएशन आई, कुछ भी आया तो मैं देखा भाई डिफरेंस ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन आई, तो क्या करेगा? इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से. ठीक है, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा, एविडेंस लेगा और परफॉर्म करेगा अदर प्रोसीजर्स एज नेसेसरी इन सर्कमस्टांसेस. तो इसी के साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ख़त्म इस डे 3 के. तो अब बारी आती है हमारे क्वेश्चंस की. ठीक है, आओ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बारी. सबसे पहला डे थ्री के अंदर हमने एस कौन से कवर करे? एस 300, 600, 610, 620, 540 और 520. ये सारे एस हमने पहले अभी कवर कर लिए. ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है मिस्टर एस एंड मिस्टर जे आर सीनियर एंड जूनियर आर्टिकल असिस्टेंट रिस्पेक्टिवली इन अ रेनोन ऑडिट फर्म. बोथ वर असाइंड स्टार्ट ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मिस्टर एक्स ने इंस्ट्रक्ट कर अपने जूनियर को कि ऑडिट प्लान ड्राफ्ट कर ले by taking reference of similar client who was engaged in same business. Mr. J was confused as to how the reference could suit the case because nature और extent जो है वो vary for both clients. ठीक है. After few days, the auditor was commented in the course of audit, certain event took place which made Mr. J to rethink about audit plan initially designed. He approached Mr. S and inquired about when would an audit plan require a change. Comment about both situation faced by Mr. J in above situation. देखो भाई, सबसे पहली चीज़ ऑडिट प्लान बनाना क्यों होता है? बिकॉज यार ऑडिटर को ना अपने ऑडिटर का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, जो कि ऐसे 200 में डिफाइंड है. अब उसको अचीव करने के लिए ऑडिट प्लानिंग करनी बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो भाई देख वही लिखा है ऑडिट प्लानिंग नेसेसरी टू कंडक्ट एन इफेक्टिव प्लान
effective audit in an efficient and timely manner. So far as the nature of planning is concerned, it would vary according to what? It would vary according to किस किस से बेस पर भाई साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, पास्ट एक्सपीरियंस और चेंज इन सर्कमस्टांसिस। ठीक है, तो यहाँ इस इन इन ये सब चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं, ये सब चीज़ें कंसर्न होती हैं प्लानिंग करते वक्त। ठीक है, नॉट चेंज स्टोर प्लान। उसने बोला भाई मेरे को चेंज स्टोर प्लान बताते कब कब चेंज करना होता है, तो भाई सीधी सी बात है चेंज कब कब होगा, जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, कोई चेंज इन कंडीशन हो गया, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम रिजल्ट ऑफ ऑडिट procedures. Further, the auditor would also have to modify the nature, time and extent of further audit procedures based on revised consideration of assessed risk. वही ऊपर जो राम कहानी वही लिखी है, बिकॉज मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूँ स्टडी मैट की ही बुक है भाई, वो स्टडी मैट को ही एकदम रीडिफाइन रीडिजाइन करके दिया गया है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एंटरटेनमेंट पैराडाइज एक मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स है, इज द फोरमोस्ट थिएटर लोकेटेड इन चेन्नई। Along with the sale of tickets of the counter and online booking, the major proportion of the income is from the cafes, shops, pubs, etc. located in complex. Complex के अंदर बहुत सारी चीज़ें located है। Okay जी। Its other income include advertisement exhibited within outside the premise such as hoarding, banners, slides, short films, etc. Okay जी। Facility for parking of vehicle is also provided in the basement of premises. Entertainment Paradise appointed your firm as the auditor of entity. Being the head of auditing, you are therefore required to draw as an audit program initially in respect of its revenue and expenditure, considering the above mentioned facts along with other relevant points relating to complex. तो देखो, अब भाई देखो तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें जो है ऑडिट प्रोग्राम बना कर देना है, रेलिवेंट पॉइंट लिंक टू कॉम्प्लेक्स ओनली। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तो तुम्हें बड़ा बेसिक बता देता हूँ, मोआ और एओए पढ़ लो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको देख ले एक बारी। ठीक है, फिर इंश्योर करके जो ऑब्जेक्ट क्लोज है, वो जो जिस तरह का बिजनेस में वो है, वो ऑब्जेक्ट क्लोज को इंश्योर कर रहा है नहीं कर रहा। अब इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, कॉम्प्लेक्स के केस में सेल ऑफ टिकट्स, तो आओ सबसे पहले देखो भाई क्या वेरीफाई द कंट्रोल सिस्टम एज टू, सबसे पहले तो कंट्रोल सिस्टम वेरीफाई कर ले। ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ सेल ऑफ टिकट्स कैसे आ रही है, वेरियस शोज आर प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली अकाउंटेड, तो कंट्रोल सिस्टम कैसा है। दूसरा, सिस्टम रिलेटेड टू ऑनलाइन बुकिंग ऑफ वेरियस शोज एंड सिस्टम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ मनी। ठीक है, तीसरा, चेक दैट देयर इज ओवरऑल सिस्टम ऑफ रिकंसिलेशन, ऑब्वियसली रिकोर कैंसिलेशन का और कलेक्शन रिकंसिलेशन ऑफ कलेक्शंस विद द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर डिफरेंट शोज इन अ डे। वेरीफाई करना सिस्टम एंड इफेक्टिव रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम कैफे, शॉप्स, पब्स, गेम जो अदर से आ रहे हैं वहाँ से भी देखनी है। ठीक है, फिर वेरीफाई करना सिस्टम कंट्रोल एक्साइज इनकम रिसीवर फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, उनके लिए भी कंट्रोल का सिस्टम को आइडेंटिफाई करें कैसे इन्होंने कंट्रोल बना रखा है, ये कैसे बेसिकली उन लोगों ने कैसे चेक सिस्टम लगा रखा है। मैं अपना काम तो कर दूंगा, पहले तुम लोगों ने ठीक से कलेक्ट कंट्रोल लगा रखा है वो चेक करना। फिर वेरीफाई करना सिस्टम कलेक्शन ऑफ पार्किंग, फिर जो जो चीज़ उसने बोल दी उसमें उसका सिस्टम वेरीफाई करना है, कंट्रोल्स वेरीफाई करने हैं, खत्म। नाउ सी ए राज एक ऑडिटर है मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाउस का, उसने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एक्सिस्टिंग वेन्यू हैज अंडरगोन रिनोवेशन। ओके जी, द ऑडिटोरियम वाज स्प्लिट इनटू स्मॉलर वंस एंड एडिशनल ऑडिटोरियम वर कंस्ट्रक्टेड। सी ए राज जिसने फाइनलाइज किया ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम वांटेड टू रिकंसिडर द सेम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो उसने ऑडिट प्लान डेवलप किया और जो ऑडिट प्रोग्राम डेवलप किया उसके अंदर रिकंसिडर करना है। नाउ डिस्कस अ फ्यू सेकंड्स वेयर द ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव टू बी सुटेबली ऑल्टर्ड बाय ऑडिटर। क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो है उसमें पढ़ा चुका हूँ मैं पूरा कि प्रोग्राम कब कब हमें, तो वही सब तुम्हें यहाँ पे हाईलाइट कर देने हैं। ठीक है, अगला ऐसे 600 था, 600 के अंदर हमने क्या 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 था, यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, तो ये हमने उसके अंदर पढ़े थे कि प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर आपको एक्सेप्ट करना है तो क्या क्या कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर्स और रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस। ठीक है, PQ Limited एक लिस्टेड एंटिटी है जो कि हेडक्वार्टर इन मुंबई है, हैविंग 15 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग पैडी ग्रोन फ्रॉम फार्मर डायरेक्टली एंड, ठीक है, PQ Limited ने अपॉइंट किए 4 फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर ऑडिट ऑफ इट्स हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस। कितनी फर्म? 4, और योर फर्म इज वन ऑफ दोज फर्म। ठीक है, एंड इट वाज दैट योर फर्म विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। तो भाई क्या फैक्टर कंसीडर करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट बुक क्या कंसीडर करेगा, मटीरियलिटी, पोर्शन एटसेट्रा ऊपर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एसएस सिग्नेटिंग यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आओ अब इंटरनल ऑडिटर का यूज़ कर रहे हैं हम काम। मिस्टर राम इज अपॉइंटेड एज स्टार ऑडिटर, is required to appoint internal auditor as per statutory provision given the company and appointed Mr. Sham as its internal auditor. Okay, external auditor asked internal auditor to provide direct assistance, कर सकता है वो, prohibited है। ठीक है, regarding evaluating significant accounting statement by management and senior Roman। ठीक है, discuss whether Mr. Ram can ask direct assistance। No, will answer be different if Ram asks direct assistance from Mr. Ram। भाई देखो direct assistance किसी भी सूरत में नहीं ले सकता वो। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब पहला केस क्या था, वो पहला केस था कि भाई जो ये वाला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है ये तो स्ट्रिक्टली ही प्रोहिबिटेड है, मतलब
डायरेक्ट टैक्सेशन तो प्रोहिबिटेड, उसके अंदर सिग्निफिकेंट जो जो ज़्यादा फ्लो चार्ट के अंदर था नीचे वाला कि इन मैटर में तो आप इवॉल्व ही नहीं करोगे, इनमें आप इनकी असिस्टेंस ले ही नहीं सकते हो, तो ये वो वाले लोग हैं, वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इंक्लूड फॉलोइंग, क्या क्या वहाँ कवर्ड है। ठीक है, फिर अगर डायरेक्ट असिस्टेंस इन केस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, अब यहाँ पे भी क्या होता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी उसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे वो उसकी असिस्टेंट ले सकता है सिर्फ और सिर्फ assembling information necessary for external auditor to resolve exceptions in confirmation process, that's it। ठीक है, खत्म। देखो यहाँ पे वही लिखा है जो भी बोला कि इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू असाइन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, हाउएवर इंटरनल ऑडिटर असिस्ट कर सकता है इन सब चीज़ों में, असेंबली इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड ऑल। ठीक है, फिर आता है SS 620 यूजिंग वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब ऑडिटर के एक्सपर्ट का वर्क यूज़ कर रहे हैं हम। एक्स लिमिटेड के पास नेटवर्थ है 1300 करोड़ की, बिकॉज ऑफ विच इंडेस बिकम्स एप्लीकेबल टू दैम। ठीक है, कंपनी के पास वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपिनियन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी इन्वॉल्व इन ऑडिटर एक्सपर्ट टू ऑडिट वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ऑडिटर एक्सपर्ट वर न्यू टू, ये अकाउंटिंग और जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट है उससे हट के है। Auditor and auditor expert were new to each other, that is, they were working for the first year, but develop a good bonding in the course of it. The auditor did not enter into any formal agreement with the auditor expert। ठीक है भाई, देखो उसने बोला कि फॉर्मल एग्रीमेंट में एंटर नहीं करा उसने। ठीक है, लेकिन अगर करता, देखो सुनो, अब तुम जानते हो इसका आंसर लिखना कैसे है। अगर वो करता तो वो क्या क्या उसमें डालता, लिख चुके हम डिटेल एग्रीमेंट वाला चीज़ जो है उसमें क्या क्या डालेगा वो, कि भाई ऑडिटर एक्सपर्ट विल हैव एक्सेस टू दिस मैटर टू विच एक्सपर्ट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, हैज नॉट प्रीवियसली यूज वर्क परफॉर्म बाय एक्सपर्ट, greater the extent of the auditor expert work and its significance in the context of audit। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या पहली बार एक तो मिल रहे हैं, ठीक है, ऊपर से चलो गुड बॉन्ड बन गया, जो भी बन गया, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि भाई उनको एक साइन कर लेना चाहिए फॉर्मल एग्रीमेंट EL विद द ऑडिटर एक्सपर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क असाइन टू हिम। ठीक है, CA Dabu has been appointed as an auditor of MS MAP to conduct stat audit। While conducting audit, he came across some difficulty with the management, which management could not explain to him properly. Therefore, he decided to take services of Mr. J, an engineering consultant। Mr. J performed his work and submitted detail to CA Dabu। Okay, state the specific procedures which Dabu should follow to evaluate the adequacy of work performed by Mr. J। Mr. J कौन हमारा एक्सपर्ट ही है ना, यस, मिस्टर जे हमारा एक्सपर्ट। और देखो और करके क्वेश्चन था, स्टेट व्हाट मे बी इवैल्यूएटिंग फॉर रिव्यूइंग प्रोसीजर दैट द स्टैट्यूटर मे डू बिफोर कंक्लूडिंग एज टू रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क। डायरेक्ट क्वेश्चन भाई, तुम उसके एडिक्वेसी करने तो वही एग्जैक्टली एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा पूरा छप 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 खत्म। अब एडिक्वेट नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, एग्री करेगा कि भाई एडिशनल क्या वर्क करना है, वो अपने एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा, पूरा वही एग्जैक्ट लिखा हुआ है। ओके, फिर आता है SA 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। आओ भाई, A private limited is engaged in the business of real estate. The auditor of the company requested the information from management to review the outcome of accounting estimates like estimated cost considered for percentage completion etc. included in prior period punishment and their subsequent re-estimation for the purpose of the current period. Management has refused the information saying that review of prior period information should not be done by the auditor। अब भाई देखो अकाउंटिंग एस्टिमेटर कर क्यों रहा था, वो इसलिए मांगा था कि उसको करंट पीरियड के लिए करना है और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के तहत उसको ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इस कंटेक्स्ट में क्या होगा, मैनेजमेंट हमारी करेक्ट नहीं है इन रिफ्यूजिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर। क्यों, क्योंकि भाई देख, और इसकी एक प्लेन रीडिंग दे देता हूँ, बता देता हूँ। वही बात वही है कि प्रीवियस पीरियड वाला जो है वो करंट पीरियड के लिए यूज होना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड में आल्सो असिस्ट ऑडिटर इन करंट पीरियड इन आइडेंटिफाइंग सर्कमस्टेंसेस दैट इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस। ठीक है, कोई होता है ना कि वो चेंज आ गया तो तुमने फिर एस्टिमेट चेंज कर दिया अपना, राइट, तो उस केसेस में as per SA 540 the auditor shall review the outcome of accounting estimate including prior period punishment or where applicable their subsequent re-estimation for the purpose of current period। nature and extent of auditor's review takes account of nature of accounting estimate। बिल्कुल वही राम कहानी है भाई। ठीक है, the outcome of an accounting estimate will often differ from accounting estimate recognized in the prior period by performing RAP to identify and understand the reason for such difference। the auditor may obtain information regarding effectiveness of management prior period estimation process। बिल्कुल ठीक बात।
Audit evidence that is pertinent to the re-estimation current period or of prior period accounting estimates, and audit evidence of matters such as estimation uncertainty that may be required to be disclosed into the financial statement. अगला, doing the audit of Data Solutions Limited, एक listed company your audit manager observe करा उसमें several estimates are made by the company. He seeks your guidance to know the area of accounting estimate that may give rise to a lower level of risk of material misstatement. Guide him with examples. देखो भाई, आओ. Some accounting estimate involve relatively low estimation uncertainty and may give rise to lower level of risk of misstatement. तो कुछ examples देने, क्या क्या देंगे? Accounting estimate arising in entities that engage in benefit that are not complex. Plain है, ठीक है. Accounting estimate that are frequently made and updated because they relate to routine transactions. कोई दिक्कत नहीं, मतलब इनका रिस्क कम है. Accounting estimate derive from data that is readily available. अब जो बेसिकली डेटा है रेडली अवेलेबल है, जैसे पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट डेटा और एक्सचेंज रेट प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिटीज. Such data may be referred to as observable in the context of fair value accounting estimate. Fair value, where the method of measurement prescribed by the applicable FRF is simple and applied easily to the asset or liability requiring measurement at fair value. And fair value estimate, where the model used to measure the accounting estimate is well known or generally accepted. By model well known generally accepted है, सिंपल डेट सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, फ्रीक्वेंटली मेड होता है और उस डेटा के बेस पे जो कि रेडली अवेलेबल है, पब्लिश्ड है, ठीक है. तो मिस्टर MS Abhinandan and company was appointed as an auditor of Nandan Limited, a company operating its business in telecom sector. As per spectrum allocation agreement with the government, Nandan Limited is required to pay certain percent of its annual revenue as a license fee. Nandan Limited ने पे कर दी license fee on its core business for last 2 years. At the end of third year, the communication was received from that it needs to pay agreed percent on its total revenue and not only on the core business revenue. Matter was disputed went to court of law. On prudence basis, Nandan Limited made a provision on estimation business in books of accounts of agreed percentage on non-core business sheets also. Okay. The amount of provision was such huge amount that Nandan Limited P&L for the quarter really lost due to that provision. Okay. How you as an auditor can evaluate that? अब देखो, तुम्हें पूरी राम कहानी पे तो दिमाग नहीं लगाना, ये पढ़ो. How you as an auditor can evaluate the accounting estimate which involves significant risk, but if management has not addressed the effect of estimation of uncertainty and provision made. भाई तू कैसे evaluate करेगा भाई? सिंपल भाई, तू क्या evaluate करेगा कि भाई मैनेजमेंट ने कंसीडर कैसे करा है, whether significant assumption used are reasonable or whether relevant to reasonableness of assumption used by management or the appropriate application of the applicable FRF management intent to get specific course of action is its ability to do so. लिखा हुआ ऊपर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर मैनेजमेंट एडिक्वेटली एड्रेस नहीं करा तो उसकी अनसर्टेनिटी देखेंगे जो कि एक सिग्निफिकेंट रिस्क दे रहा है, और नेसेसरी ट्रेक रेंज डेवलप करेगा कि विच टू इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट. खत्म. इसके बाद MS ABC लिमिटेड एक एंगेज करता है बिजनेस में कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स. ओके. वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, management has made various accounting estimates and confirmed to the auditor that all necessary accounting estimates have been recognized, measured and disclosed in financial statement are in accordance with the applicable framework. The auditor during course of audit observed some changed circumstances giving rise to need for accounting estimate. Inquiries of the same were sought from the management. Can you list down some circumstances change of which will result in inquiries from management? As per SA 540, the auditor understanding of entity environment obtained during the performance of RAP together with other audit evidence obtained during the course of audit assists the auditor in identifying circumstances or changes that may give rise to need for accounting estimate. ठीक है. Inquiries of management about change in circumstances may include, क्या क्या इंक्वायरी करेगा about change in circumstances? देखो, सबसे पहला, entity has engaged in new types of transactions that may give rise to accounting estimate. ठीक है. दूसरा, terms of transaction that give rise to accounting estimate have changed. Accounting policy relating to accounting estimate have changed as a result of changes to requirements of applicable FRF or otherwise. Regulatory or other changes outside the control of management have occurred that may require management to revise or making new estimates. या फिर new condition event occur हो गई जो कि एक new और revise estimate लेके आया, तो ये तुम inquire करोगे उनसे. ठीक है. Then comes the analytical procedure. बहुत basic ऐसे. In audit of DEF Limited, the auditor had made use of certain analytical procedure with regard to certain key data in statement of P&L. Okay. The result obtained showed inconsistency with other limitations. State the course that auditor should take to ensure the risk of material would contain to a lower level of fixed. Okay. अब तो क्या करें, देख सुन, तूने क्या बनाया. ऑडिटर ने यूज करा सर्टन एनालिटिकल प्रोसीजर को विद रिगार्ड टू सर्टन की डेटा इन स्टेटमेंट ऑफ P&L. ठीक है. रिजल्ट ऑब्टेन शोड इनकंसिस्टेंसी विद अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. तो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा और परफॉर्म करेगा अदर प्रोसीजर्स. इजी. ठीक है.
You have been appointed as an auditor of MS Excellent Hotels. As senior partner, you want to use analytic vision in respect of room rental as well as payroll expenses. Discuss. तो भाई देख पेरोल कॉस्ट है तो ऑब्वियसली बात है तू वहाँ पे क्या करेगा, सैलरी का अमाउंट ले लेगा जो कि थ्रू आउट द ईयर फिक्स थी, राइट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पकड़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल पेरोल कॉस्ट मिल जाएगी, फिर जो एविडेंस लेगा सिग्निफिकेंट आइटम इन फ्रंट एंड रिड्यूसिंग द नीड टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ डिटेल्स फॉर द पेरोल. दूसरा, इन केस ऑफ रूम रेंटल इनकम ऑफ होटल, अगर रूम रेंटल इनकम है होटल तो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोजेक्ट प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस. ठीक है, अब उसमें क्या क्या लेगा भाई, टैरिफ रेट लेगा, नंबर ऑफ रूम लेगा, वैकेंसी रेट्स लेगा, कुड प्रोवाइड परसुएसिव एविडेंस एंड मे एलिमिनेट द नीड फॉर फर्दर वेरिफिकेशंस. और भाई देख सीधी बात है, फर्दर वेरिफिकेशन एलिमिनेट करनी है कि भाई हाँ मैंने एनालिटिकल प्रोजेक्ट लगाया, उसके बेस पे जो है इतना था, एक मैंने सर्टेन लेवल ऑफ एक्सेप्शन डिफाइन कर दी, इसके इसी के रेंज में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके रिपोर्ट है. ओके, तो इसी के साथ हमारा डे 3 भी होता है खत्म. ठीक है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा. पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब.